2025 का वो दिन था जब पाकिस्तान की अखबारों में एक हेडलाइन आई, पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आईएमएफ का बेलआउट था, डॉलर 300 के पार था। Pakistan's economy, it feels like a high-budget film that flopped, but the filmmaker does not want to give up. It just flops again and again. Its economy is not just in crisis, it's actually on life support. Pakistan's industrial base is collapsing and private investment is plunging. Over the past 6 years, private investment in the manufacturing sector has crashed by 46%. इन्फ्लेशन 38% थी, लेकिन उसी वक्त भारत चुप था। कोई बयान नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई मिसाइल नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब भारत चुप होता है तब असल खेल शुरू होता है। तो आज का सवाल यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि भारत ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुन ली है जिसमें पाकिस्तान को हराने के लिए एक भी गोली नहीं चलानी। और अगर हाँ, तो यह खेल कब शुरू हुआ, कहाँ खेला जा रहा है और इसका अंजाम क्या होगा, यही है आज की कहानी। वो पहेली जो किसी को दिखती नहीं। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालिए। भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी, दो न्यूक्लियर पावर्स और 75 साल की दुश्मनी, 3 युद्ध, कारगिल, उरी, पुलवामा, बालाकोट। हर बार दुनिया ने सोचा अब होगा, अब मिसाइल चलेंगी, लेकिन एक बार कुछ और हुआ। और 2019 के बाद से एक अजीब पैटर्न देखने को मिला। भारत ने अपनी भाषा बदल दी, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स कम हो गए, थ्रेट्स बंद हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रुक गई। लेकिन उसी वक्त पोर्ट बन रहे थे, हाईवे खींच रहे थे, सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे थे, ट्रेड रूट्स बदल रहे थे और पाकिस्तान के चारों तरफ एक इनविजिबल रिंग तैयार हो रही थी। यह रिंग दिखती नहीं थी, लेकिन फील होती थी। इस्लामाबाद में, बीजिंग में, वॉशिंगटन में। तो पजल यह है, भारत क्या बना रहा था और क्यों। वो इतिहास जिसे समझे बिना प्रेजेंट नहीं समझ सकते। 1947 पार्टीशन हुआ, 2 देश बने और एक ऐसी दुश्मनी पैदा हुई जो खून में उतर गई। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी शुरू से क्लियर थी, ब्लीड इंडिया थ्रो 1000 कट्स, यानी सीधे युद्ध में मत जाओ, लेकिन छोटे छोटे वाउंड्स दो, टेररिज्म सपोर्ट करो, कश्मीर को जलाए रखो, इंडिया को इंटरनली कमजोर करो। और यह स्ट्रैटेजी काफी हद तक काम भी आई। 1965, 1971, 1999, 2001, 2008 हर बार भारत रिएक्ट करता रहा, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, वर्बली। लेकिन यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी, रिएक्शन हमेशा अपोनेंट की गेम पर खेलना है और भारत दशकों तक यही करता रहा। बट देन समथिंग चेंज। 2014 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट आया, वाइड, डिलिबरेट, कैलकुलेटेड। और इस शिफ्ट को समझने के लिए हमें 3 शब्द याद करने होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आइसोलेशन। यही वो 3 वेपन्स है जो भारत ने चुने, बिना किसी शोर के। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की असली ताकत क्या थी, क्योंकि दुश्मन को कमजोर करने से पहले उसकी ताकत जानना जरूरी है। पाकिस्तान की असली पावर जो सिर्फ मिसाइल नहीं थी, दुनिया पाकिस्तान को एक फेलिंग स्टेट समझती है। और इकोनॉमिकली हाँ वो है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान के पास 3 एसेट्स थे जो उसे ग्लोबली रिलीवेंट बनाते थे। एसेट नंबर 1, लोकेशन। पाकिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच बैठा है। यह लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज का समुद्र तक एकमात्र प्रैक्टिकल रूट है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सबको अगर ट्रेड करनी है दुनिया से तो रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता था। यह लोकेशन एक जियोपॉलिटिकल जैकपॉट था। एसेट नंबर 2, चाइना का सपोर्ट। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $62 बिलियन का प्रोजेक्ट, शिनजियांग से ग्वादर पोर्ट तक। चाइना को एक डायरेक्ट रूट मिला अरेबियन सी तक, बिना मलाका स्ट्रेट के, बिना इंडिया के। और पाकिस्तान को मिला पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात, चाइना की छतरी। यानी अब पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके पीछे एक न्यूक्लियर सुपर पावर खड़ी थी। एसेट नंबर 3, न्यूक्लियर डेटरेंस, 170+ न्यूक्लियर वॉरहेड्स और एक डेंजरस डॉक्ट्रिन, फर्स्ट यूज। यानी अगर कन्वेंशनल वॉर में हारने लगे तो न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं। यह एक ऐसी शील्ड थी जो इंडिया को डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से रोकती थी। तो पिक्चर यह थी, एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देश जिसके पास चाइना है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और जो इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज करता रहता है। यह कोई वीक एनिमी नहीं था। एंड इंडिया ने एक ऐसा मूव किया जिसने उन तीनों एसेट्स को एक एक करके न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, बिना एक गोली के। वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो किसी ने हेडलाइंस में नहीं देखी,
यही से असली खेल शुरू होता है। इंडिया की साइलेंट स्ट्रेटेजी 3 फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली चल रही थी और इनमें से हर एक फ्रंट पाकिस्तान के एक एसेट को डायरेक्टली टारगेट कर रहा था। मूव नंबर 1, चाबार पोर्ट। पाकिस्तान को बाईपास करो। नक्शे पर देखिए, ईरान का चाबार पोर्ट। यह पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। भारत ने इस पोर्ट में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और एक डायरेक्टेड रूट तैयार किया। इंडिया से चाबार, चाबार से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास करते हुए यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, यह एक जियोपॉलिटिकल वेपन था, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन और उसकी लोकेशन पावर इसी बात से थी कि सेंट्रल एशिया को उससे होकर जाना पड़ता था। चाबार ने वो नीड खत्म कर दी। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन्हें अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट, उसकी लोकेशन पावर, धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बट दिस इज ओनली हाफ द स्टोरी। मूव नंबर 2, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। जब दुश्मन को डूब रहा हो तो रस्सी मत फेंको। 2008 में पाकिस्तान एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में आया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यह इंटरनेशनल बॉडी है जो टेररिस्ट फाइनेंशियल ट्रैक करती है। और यह एक इंटरेस्टिंग बात हुई, इंडिया ने एफएटीएफ में कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस प्रेजेंट किए। डिप्लोमेटिकली, सिस्टेमेटिकली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। Sources have told India today that the Indian government will push the global financial crime watchdog Financial Action Task Force to add Pakistan to its grey list again. Pakistan was taken off the FATF grey list in 2022, boosting its reputation among lenders. 2018 से 2022 तक इन 4 सालों में पाकिस्तान को इंटरनेशनल लोन्स महंगे मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड हुई और ग्लोबली एक मैसेज गया, पाकिस्तान एक रिस्की डेस्टिनेशन है। इसी दौरान पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरता गया। 2022 में तो हालत यह थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा था। 3 हफ्ते, एक न्यूक्लियर पावर जिसके पास 3 हफ्ते का फ्यूल और फुल इंपोर्ट कैपेबिलिटी बची थी, और यह सब हुआ बिना एक भी मिसाइल के। मूव नंबर 3, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। जब दुनिया तुम्हारी बात सुनना बंद कर दे, 2019 आर्टिकल 370 हटा। पाकिस्तान ने दुनिया भर में कैंपिंग चलाया, यूएन में गए, ओआईसी में गए, हर इंटरनेशनल फोरम पर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने पिछले 5 सालों में एक अलग ही काम किया था, डिप्लोमेटिक कैपिटल बिल्ड करना, वार्ड, I2E2 जेसीओ में एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इजराइल अरब नॉर्मलाइजेशन में इंडिया का रोल, गल्फ कंट्रीज के साथ डिपेंडिंग टाइट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के अलाइज थे। यूएई ने 2017 में मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने इंडिया को विजिट की और यह सब देखकर पाकिस्तान को एक चीज समझ आई, उसके पुराने दोस्त नए दोस्त बन रहे थे। मुस्लिम वर्ल्ड में जो ऑटोमेटिक सिंपैथी पाकिस्तान को मिलती थी वो कम होने लगी। मूव नंबर 4, द स्पेस एंड टेक एडवांटेज। वो आके जो हर चीज देखती है और यह एक ट्विस्ट है जो सबसे कम डिस्कस होता है। इसरो 2019 के बाद इंडिया ने तेजी से मिलिट्री ग्रेड सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किए। रिसैट सीरीज, कार्टोसैट सीरीज, एमीसैट। ये सैटेलाइट पाकिस्तान के हर इंच को रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रूप मूवमेंट्स, मिसाइल साइट्स, टेरर कैंप्स। और यह सिर्फ सर्विलेंस नहीं है, यह डेटरेंस है। पाकिस्तान को पता है कि उसकी हर मूवमेंट इंडिया को दिख रही है और इस अवेयरनेस ने पाकिस्तान की मिलिट्री प्लानिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्योंकि सरप्राइज तभी पॉसिबल है जब दुश्मन को पता ना हो। यह सिर्फ भारत पाकिस्तान की कहानी नहीं है। अब एक कदम पीछे हटते हैं और यह देखते हैं कि यह खेल ग्लोबली कहाँ फिट होता है। चाइना फैक्टर। सीपेक पाकिस्तान की लाइफलाइन है, लेकिन सीपेक एक हिडन प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को खुद नहीं दिखती। चाइना ने पाकिस्तान में जो लोन्स दिए हैं वो कमर्शियल रेट पर दिए हैं। श्रीलंका याद है, हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 साल की लीज पर दे दिया, क्योंकि लोन रिपे नहीं हो सका। पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट अब $130 बिलियन के करीब है, जिसमें चाइना का हिस्सा सिग्निफिकेंट है। टेप ट्रैप डिप्लोमेसी और ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट माना जाता है, उसका कंट्रोल धीरे धीरे चाइनीज कंपनी के हाथ में जा रहा है। तो एक सिनेरियो यह है, पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना कमजोर हो जाए कि वो चाइना का एक वेसल स्टेट बन जाए, और चाइना का एक वेसल स्टेट भारत के पाकिस्तान से भी ज्यादा डेंजरस है। इंडिया यह जानता है, इसलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी सिर्फ पाकिस्तान को वीकन करना नहीं है, बल्कि चाइना को
साउथ एशिया में आइसोलेट करना है। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यह चाइना को इंडो पैसिफिक एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए है और पाकिस्तान उस चाइनीज स्ट्रेटेजी का एक पीस है। जब इंडिया चाबा डेवलप करता है वो चाइना के वादर को काउंटर करता है। जब इंडिया गल्फ कंट्रीज से रिलेशन बनाता है वो चाइना के मिडल ईस्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है। जब इंडिया क्वाड में पार्टिसिपेट करता है वो चाइना के नेवल एक्सपांशन को काउंटर करता है। यह एक मल्टी डायमेंशनल चेस गेम है और पाकिस्तान इसमें एक पीस है। प्लेयर रही, भविष्य में क्या होगा? अगर ये स्ट्रेटेजी जारी रही तो अगले 10-15 सालों में 3 सिनेरियो पॉसिबल है। सिनेरियो नंबर 1, कंट्रोल डिक्लाइन, पाकिस्तान इकोनॉमिकली इरिलेवेंट हो जाए, मिलिट्री कूप्स कंटिन्यू हो लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, कंप्लीट कोलैप्स न हो, एक ज़ॉम्बी स्टेट, अलाइव बट पावरलेस। सिनेरियो 2, चाइनीज एब्जॉर्प्शन, पाकिस्तान इतना डेप में डूब जाए कि इफेक्टिवली चाइना का क्लाइंट स्टेट बन जाए। ग्वादर, गिलगिट बल्तिस्तान सब चाइनीज इन्फ्लुएंस में, यह इंडिया के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 3, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, पाकिस्तान के अंदर से एक प्रोग्रामेटिक लीडरशिप उभरे जो रियलाइज करे कि इंडिया से दुश्मनी सस्टेनेबल नहीं है और एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो। ये लिस्ट लाइकली है लेकिन हिस्ट्री में स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स हुई है। तो आखिर में हम यहाँ पहुंचते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी स्ट्रेटेजी चुनी जो 20वीं सदी में पॉसिबल नहीं थी। पोर्ट्स, सैटेलाइट्स, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, ट्रेड रूट्स, यह 21वीं सदी के वेपन्स है और यही वो शिफ्ट है जो वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करेगा आने वाले दशकों में। लेकिन शायद आज का सच यह है, पावर वो नहीं जो दिखती है, पावर वो है जो फील होती है। पाकिस्तान को आज फील हो रहा है, हर IMF बेलआउट में, हर डिप्लोमेटिक रिजेक्शन में, हर पोर्ट में जो ग्वादर को बाईपास करता है, हर सैटेलाइट्स में जो ऊपर से देख रहा है। और इंडिया चुप है क्योंकि असली शिकार कभी शोर नहीं करता, वो बस वेट करता है, पोजीशन लेता है और जब वक्त आता है तो बस एक मूव और चेकमेट। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह खेल अभी भी चल रहा है, चाबार में, जिनेवा में, रियाद में, बीजिंग में और शायद किसी ऐसी जगह जो हमें अभी दिख भी नहीं रही, क्योंकि असली मूव्स वो होते हैं जो हेडलाइंस में नहीं आते। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि पावर सिर्फ गन से आती है, क्योंकि असली पावर स्ट्रेटेजी से आती है।